अरे यार, मैं ऐसे ही देख रहा था। मेरे को तो डाउट था अडानी के कंपनीज के ऊपर, बट ये भी एक चीज देखो, ये कभी न्यूज आया है तो अपन है ना स्क्रीनर भी ऑन करते। मुझे स्क्रीनर चाहिए। ओपन अडानी कंपनीज। अरे यार, ठीक है, पहले ये देखते हैं। नहीं, इंडिया के बिलियनियर एक्चुअली बिलियनियर की लिस्ट में आप आप अरे ये एक न्यूज आया है अडानी के ऊपर। मैं ऐसे ही देख रहा था, चलो अपन भी देखते हैं क्या है। इट्स अबाउट स्पेकुलेशन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन मुस्कुम को यहाँ पे आप लोग बिलियनियर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहाँ पे आप देख पाओगे अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट गौतम अडानी इन न्यूयॉर्क फॉर अलेजेड ब्राइबरी। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने भारत पे घूस दी है, रिश्वत दी है। इनके जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने यूएस इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। इस वजह से देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर चलो अडानी ने रिश्वत दी है इंडिया में, तो यूएसए का कोर्ट यहाँ पर गुस्सा क्यों है? यूएसए के कोर्ट ने अरेस्ट वारंट क्यों इशू कर दिया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यूएस गवर्नमेंट के ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन दोनों ने सरकारी वकील के साथ ये लोग गए न्यूयॉर्क के कोर्ट में और वहां पर जाकर कोर्ट ने ये कह दिया कि देखिए ये जो अडानी कोर्ट है ना, ये यूएसए ने आया था कुछ समय पहले और यूएसए ने पे निवेशकों से इन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी में पैसा डालिए, निवेश करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो अभी यहाँ पे बॉन्ड इशू किए बॉन्ड्स आप मानते हैं कि अडानी किसी के लिए यूएसए में गया हो हिदायत, या आप हमको मान लीजिए 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन दीजिए और आपको एनुअली हम 7 या 8% इस्तेमाल देना चाहते हैं, हर साल देते रहेंगे। तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ये कह रही है कि अडानी के बारे में हमको ये पता है कि इन्होंने इंडिया में करप्शन किया है, सरकारी ऑफिसर्स को घूस दी है, जिससे ये कंपनी अपने आप देख रही है। हाँ, जो केबी सीबी वाला केस है, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं अडानी एंड सीबी डायरेक्टर केस। इनके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं यार। You have multiple reports, student bug report यहाँ से this one सेबी चीफ। apparently अडानी के स्टॉक्स बढ़ रहे थे और सेबी की जो चीफ है, उसका नाम है, oh yeah, इनके पास had like insane amount of अडानी शेयर। इट कैन बी लाइक, देखो उनके इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, अपन डायरेक्टली वो बोल नहीं सकते, बट हाउ टू डू अ रिसर्च, लाइक अ थरो रिसर्च कि क्या हो रहा था इसके ऊपर। हिंडनबर्ग ने रिसर्च किया था। हिंडनबर्ग अगर अपन ओपन करेंगे, but the problem with Hindenburg research on Adani, Hindenburg itself, they are short sellers, तो वो जानबूझ के फेक न्यूज़ फैलाते हैं टू शॉर्ट सेल। मल्टीपल चीज़ें हैं। पहले ये देखते हैं यूएसए के एलिगेशंस क्या है। बट प्रॉब्लम विद अडानी कंपनीज ना, मोस्ट ऑफ द अडानी कंपनीज लाइक दे हैव इनसेन अमाउंट ऑफ like there are multiple things happening in their balance sheet. It's unpredictable. Sometimes they have like very less money. Sometimes there are many things involved in it, but it's very fishy balance sheet of what, and like not all the companies, but specific companies. I will show you. अब इनके तो शुरू हो गए, कंपनी दिक्कत में आ रही, इससे यूएस ने लगकर तो हो जाएगा जिसने पैसे डाले हैं यहाँ पर इस कंपनी में। तो इसलिए ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं ये गौरव अडानी ने गलत काम किया है और इसलिए इनके अगेंस्ट बात है। ये अरेस्ट वारंट यहाँ पे आपको समझना होगा। अभी तक ना बहुत मैंने बहुत सारी की है, ऐसा ऐसा अरेस्ट वारंट नहीं रहेगा, बट देयर विल बी he will get a clean sheet soon। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें। राइट। अब यहाँ पे आपका फिर सवाल आएगा, अच्छा गौतम अडानी अभी तक गिल्टी डिक्लेयर हुए नहीं, और इवन आप अगर अडानी ग्रुप की जो मीडिया स्टेटमेंट है वहां पर भी आप देखो तो साफ साफ लिखा हुआ है इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो भी ये अरेस्ट वारंट की बात कैसे आ रही? देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जब यूएसए के सरकारी वकील, अगेन ये सब यूएस गवर्नमेंट कर रही है, यूएसए के सरकारी वकील जब यूएस की कोर्ट में गए, इन्होंने पहले कुछ सबूत रखे जज साहब के सामने। उन्होंने कहा देखिए ये सब सबूत है आपके सामने, क्या इसके बेसिस पर हम एक केस बना सकते हैं? क्या आप फॉर्मली
इस केस को स्टार्ट कर सकते हो जिससे गौतम अडानी इंडाइट हो जाए, इनकी इंडाइटमेंट स्टार्ट हो जाए। इंडाइटमेंट का मतलब ये है कि अब आप पर ऑफिशियली आरोप लग चुके, साबित नहीं हुआ कि आप गिल्टी है नहीं, वो आप बात की बात है, मगर आरोप आप पे लग चुके हैं। ट्रंप का भी आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी काफी बार इंडाइट किया गया था। ट्रंप को तो 2 बार इंडाइट किया गया था यूएसए में रिसेंटली, मगर फिर भी वो गिल्टी प्रूवन हुए नहीं थे। एक्चुअली कई केसेस उनके यूएस कोर्ट में भी चल भी रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने देखा कि जो भी सबूत इनके सामने रखे गए हैं ये ठीक ठाक है, इन सबूतों के बेसिस पर केस आगे चल सकता है, और उसके बाद गौतम अडानी को इंडाइट कर दिया गया। और अब हम देखते हैं कि भारत में कई ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी, ये ओपनली कह रहे हैं कि जब यूएसए में ये इंडाइट हो चुके हैं, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो भारत में इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं सी अभी इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है। राहुल गांधी सिंह इन अपना अरेस्ट अडानी बिकॉज अडानी सपोर्ट्स बीजेपी एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद मोदी जी। राहुल गांधी इटसेल्फ हैव अ डिफरेंट एजेंडा। राहुल लाइक अगर तुम लोग ना ये पता नहीं है, if आई एम जस्ट जनरलाइजिंग इट आउट बट इट्स नॉट दैट सिंपल। If you see the Congress, specifically, Congress have a tendency of a socialism, specifically. If you see the BJP, they are socialist, but they are more capitalist. And if you see the trajectory or the people who came from those specific zones, अगर अपन कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस मेड बाय महात्मा गांधी जी and then it followed by like multiple leaders. BJP was like a different part of it. But if you see Mahatma Gandhi ji, he followed many people. He used to read different philosophy. But the prominent philosopher which Mahatma Gandhi read, it was Leo Tolstoy. And Leo Tolstoy is the guy who is behind this guy, Leo Tolstoy. It's a Russian writer. He's like more socialist writer. Okay, like he's talking about freebies. He's talking about there should be no difference between rich and poor. And if you think about BJP in general, BJP na BJP people are socialist, but they have like slight more capitalist agenda. They support businesses. They have different reforms. ऐसे नहीं कि कांग्रेस doesn't support business. Congress support business. The whatever Manmohan Singh did in uh, 1992, the reforms he not 1992 or like or something like that. He opened a foreign investors and all. It was a great thing. बट बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। अभी द थिंग व्हिच राहुल गांधी इज़ डूइंग जस्ट अ सिंपल पॉलिटिकल स्टंट, ही जस्ट लाइक अक्यूजिंग अडानी कि इसको हटा दो, इसको ये करो, वो करो। चुतिया पे ऐसा कुछ होता नहीं। लाइक वंस लाइक बीजेपी अगर चले जाता है कांग्रेस कम्स इन अ पावर, इफ अडानी सपोर्ट्स कांग्रेस, तो वो वापस चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट, और ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया यूएसए के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, जिसके अंडर अगर मान लीजिए किसी आदमी पर केस चल रहा है यूएसए में या फिर इंडिया में केस चल रहा है किसी अमेरिकन पे, तो ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी खाली अपने में चलेगा, अपने इधर से जो क्रिमिनल भाग के लंदन चले जाएंगे उनको नहीं पकड़ पाओगे। है कि वो उस आदमी को दूसरे कंट्री में भेज नहीं सकते हैं। तो राहुल गांधी तो ओपनली कह रहे हैं कि देखो ये 2000 करोड़ का स्कैम है, क्योंकि आरोप यूएसए में अडानी पे ये लगा है 2000 करोड़ कुछ नहीं है रेलों के लिए, ये तो कम है। इससे ज्यादा की रिस्क है, तुम क्या बात कर रहे कि अडानी ने भारत में सरकारी ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हो। सी देयर आर मल्टीपल, दिस इज जस्ट एन एलिगेशन, देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी और बाद में पता चला कि कुछ नहीं था, 3 चीजें हो गई। 8 करोड़ की रिश्वत दी है। तो इस बेसिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को कर लेना चाहिए अरेस्ट। और यहाँ पर मुझको हिंडनबर्ग का मेंशन करना होगा। आपको याद होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कई महीने पहले, सेबी की रिपोर्ट में उन्होंने अडानी को टारगेट किया। कहा कि अडानी की देखिए जो अकाउंट्स है, जिस तरीके से ये अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन करते हैं बहुत गलत है। अडानी बहुत सारे काम कर रहे हैं। दैट इज ट्रू है, because valuation it's like take any Adani company, if we check now, you go to all company are insane amount of a data. See Adani Ports, then Adani, maybe take an example of green energy, 1,87,000 का मार्केट ऑफ 67,000। ऐसा नहीं, देख एवरी कंपनी टेक्स अ डेप टू ग्रो द अपना क्या बोलते हैं ना शेयर। दिस इन अ चार्ट आफ्टर कोविड अदर कंपनीज लाइक shown like different trajectory, like different growth altogether। see ना like after like this is this is pre-COVID, it gone. Then the 22 drop happened, if you guys remember. Then it gone and it's dropping now. It's very fluctuating business. Again, same 37,000 अगर ऐसा अपन प्रॉफिट लॉस में बैलेंस शीट देखेंगे ना, थोड़ा सा फक्ता पे है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 38%। नाइस। आरओसी भी अच्छा है, आरओई अच्छा है। थोड़ा सा स्केप्टिकल है कंपनी ये, थोड़ा सा मेरे को थोड़े से जितने भी अडानी की कंपनीज है ना, this companies are nice but थोड़े से मेरे को ना स्केप्टिकल लगते हैं। There is one more called, I guess it's Total Cost Energy Solutions. Yeah, this one. This is a lot. But हाँ, they are into energy. This is a info. Ah, so that shit है। Sorry. है। और उसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक गिरे नहीं। और कई लोगों ने यह सुनकर स्टार्ट कर दिया था कि देखो हिंडनबर्ग हार गया, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया, सभी लोग फेल हो गए। मगर मैंने आपको अभी बताया था
हिंडनबर्ग ने ना नवंबर महीने के पुट लेकर रखे, मतलब कि हिंडनबर्ग ने अपने शॉर्टर सोचो। Yeah, what I said, like Hindenburg, they are short sellers. And see, I will tell you what is going on. USA, take an example of USA, India, or like whatever major big countries we have except China. We live in a capitalistic society. And the thing with capitalistic society, na, capitalist society favors capitalism and the people who support capitalism. So आप capitalism को support करोगे, they will make sure they will provide everything to you. They capitalists only believe in profit and loss. They don't believe in race, caste, and whatever that shit. Okay, that's first thing. Abhi thing is, capitalism is good for businessmen, but it's fucked up for the normal middle class people who are investing money in these companies. The normal middle class people, FIS, DIS, those many things. Now, what will happen? Either they will forgive him up because of this case, or they will do a settlement. As simple as that. जो भी इनके लोग हैं, इनको ये कह रखा था कि जो भी अभी डैमेज होगा, जो हमने शुरू कर दिया है ना इसका डैमेज, नवंबर 2024 में आपको मिलेगा। और कमाल की प्रिसिशन है, नवंबर महीने में ही हम देख रहे हैं ये आरोप लगे और एक-एक करके सारे अडानी स्टॉक्स आप देख रहे हैं, कोई 10% नीचे, कोई 15% नीचे, कोई 20% यहाँ पर वही ना होगा कि अडानी ग्रुप ये स्टॉर्म विथस्टैंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, जिसके बारे में आपको बताना चाहिए ना वैज्ञानिक को। तो केस जो यूएसएपी कोर्ट में जो केस चलेगा, वहाँ पर क्या होता है उस पर मैं कमेंट नहीं इसका कि जज साहब क्या बोलेंगे। जज साहब के हिसाब से अडानी यहाँ पर गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, इनके नेफ्यू पे भी आरोप लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो वहाँ पर यूएसए का कोर्ट क्या कहना है वो तो समय बताएगा। मैंने वो तो अभी सबको खींचेंगे नेफ्यू का बिकॉज लाइक इट्स अ फैमिली बिजनेस नो दैट सो उनका अंकल हो गया नेफ्यू हो गया सबको खींचेंगे अभी वो लोग एक बात हमको साफ-साफ दिखी है। एंड देयर आर मल्टीपल केसेस ऑन हिम हैविंग अ शेल कंपनी कुछ सारी बड़े कंपनी से शेल कंपनी रहता है बट देयर आर मल्टीपल केसेस ऑन अडानी हैज बीन फॉर अडानी पोर्ट्स एंड देयर आर अदर power companies they have multiple shell companies and different location and they transfer the money there are multiple allegations actually I cannot say case because it's not proven कि यूएसए से खराब रिलेशन नहीं रखते। मतलब जो करंट गवर्नमेंट अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जो बाइडेन की, वो तो अडानी बिल्कुल पसंद करते नहीं है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। simple see the Trump government is a capitalistic government it's a pro capitalist Biden Kamala Harris government is a socialist government it supports woke कुछ समझो देयर इज अ डिफरेंस अभी बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है इन टर्म्स ऑफ how we work in terms of the industry reforms in terms of tax reforms he's going to change entirely see abhi तो डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीते थे, आपको याद होगा वरुण अडानी ने सबसे पहले ट्वीट करी थी और ये कहा था कि अगर कोई एक आदमी है धरती पर जो खड़ा होता है एज दी एम्बॉडीमेंट ऑफ अनब्रेकेबल टेनासिटी एंड अनशेकेबल ग्रिट, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प। इनकी खूब तारीफ करी और ये कहा था कि बिल्कुल कांग्रेचुलेशंस द 47 वोटर्स इलेक्ट रियल डोनाल्ड ट्रम्प। और इन्होंने बहुत सारी ट्वीट करी थी ट्रम्प के बारे में कि कांग्रेचुलेशंस टू द रियल डोनाल्ड ट्रम्प एज अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस डीपन्स। और आप बात और करना इस तरीके से कांग्रेचुलेशंस बहुत कम बिलियनियर्स हैं इन्होंने कही थी डोनाल्ड ट्रम्प को। और इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन प्रयास यहाँ पर यह है कि गौतम अडानी मानते हैं कि अंडर डोनाल्ड ट्रम्प इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी इनके ग्रुप को जो आगे समय आ रही है इन्हें। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प भी ये बिलियनियर है जिन पर यूएस कोर्ट्स ने बहुत सारे केस चले, इनको काफी बार कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ा, इंडाइटमेंट हुई, काफी बार बहुत दिक्कत इनको फेस करनी पड़ी, बट इवेंचुअली ही प्रिवेल्ड। और अभी के लिए इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रम्प पे जो भी केस चल रहे थे यूएस कोर्ट्स ने ये ठंडे वक्त में जा चुके हैं, बिल्कुल पीस होती है। और ट्रम्प के पास इतनी पावर है आज के समय एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कि खुद को वो पार्डन भी कर सकते हैं, खुद को माफ भी कर सकते हैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी 2025 में। तो देखिए गौतम अडानी के सामने चैलेंज इस वक्त बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है क्योंकि अगर यहाँ पर करंट यूएस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बाइडेन के अंदर ही जो ऑफिसर्स हैं यही गए हैं यूएसए के कोर्ट में और जाने से पहले आप कह लीजिए गुड बाय गिफ्ट दे दिया है गौतम अडानी को कि ट्रम्प जब पावर में आएंगे सब भी एक इशू बना रहेगा कि देखो ट्रम्प गौतम अडानी के जो सारे केसेस डैम नहीं कर सकते। ये इशू बिल्कुल बना रहेगा कि गौतम अडानी पर ये सब आरोप लगे हैं और गौतम अडानी के लॉयर्स को ये प्रूव करना होगा यूएस कोर्ट में कि ये इनोसेंट है, इन्होंने कुछ गलत काम किया नहीं है। देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है, बट फॉर द टाइम बिंग इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हम इंडियन स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में इसका और भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि भारत में अगर मान लीजिए उन्होंने दी है रिश्वत ये 2000 करोड़ की, वो किसको दी है, कौन सा सरकारी ऑफिशियल है जिनको इतनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है 2000 करोड़ की। तो इधर इस पर अभी काफी डिटेल सामने आएगी। मैं आपके लिए हो सकता है कि अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहा। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर there is one more thing going on kind of war चालू है ना मैं एक देख रहा था रे वो मुझे पता नहीं मैं भूल गया छोड़ो हो जाने दो हाँ अभी देखो इससे ना अभी लॉन्ग टाइम कमेंट कर दे रहे इस कमेंट अगर आप एक करिए यूज यूपीएससी पर रिसेंट में कोई तो war चालू हुआ ना वॉर इन यूरोप अरे अभी अभी रिसेंट में कुछ तो चालू हुआ इनके पेज पे था मैं दूसरा भी देख रहा था तब मुझे दिखा था और ये कि ये एक मुझे देखना है क्या है
यानी स्ट्रेस चलो ये देखते हैं क्या है देखना है तो मुझे वैसे देख लो PIQI हो जाएंगे चल है बहुत ज़्यादा अब तैयारी जा रहा है और आरबीआई का जो डर था ना तो स्मॉल लोन होते हैं दोस्तों दोस्तों भारत का फाइनेंशियल सेक्टर लगता है अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों दोस्तों भारत का फाइनेंशियल सेक्टर लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है और आरबीआई का जो डर था ना कि जो स्मॉल लोन होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पूरा एक चेन रिएक्शन बनता था कुछ वैसा ही समय लग रहा है आप खबर देख सकते हो एमएफआई दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टेस्ट नाउ एविडेंस आरबीआई स्मॉल लोन पीयर्स टर्निंग रियल और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या ये मुसीबत आई कैसे पीछे का कारण क्या है आप ही कुछ जानने को चाहिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर पड़ी आई थी क्या अगर आप क्यों सबसे फाइनेंस से चाहते हैं तो मेरे एग्जैक्टली हुआ क्या है देखिए जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ना था मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन तो इसका मतलब क्या वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जी गेम माइक्रो फाइनेंस मतलब वो हो गया ना अपना बीएनपीएल भी इसमें आता है ना बाय नो पे लेटर बीएनपीएल लोन्स मेरे को ये सबसे रिस्की लगते हैं विदाउट क्रेडिट सॉरी क्या बोलते हैं उसको विदाउट सिबिल स्कोर दे गेट अ लोन fucked up by it's fucked up BNPL loan there are many loan see these many loan we have in India थोड़ा रिस्की है रे and I'm not sure like on what basis they are giving loan and there are many of my friends they get this loan and the fucked up part is there are many sneaker sellers there are many tattoo shops and there are many things they're giving a loan on doing this luxury item so it's getting affordable for everyone but the amount of percentage those guys are paying for that lot it's a lot it's not like no cost EMI or nothing it's like a lot there are many people buying a smartphone so if you check Apple on loan you'll get a multiple options EMI finance option financing crediting so this is like they are the one who are giving us but बहुत ज़्यादा रहता है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो एसेट क्वालिटी है वो काफी तेजी Mike, I'm not sure like they are targeting the individuals. अभी देखते हैं अपने को आगे पता चलेगा. But there are in microfinance there are small businesses as well who take loan. That's a different thing. But if it is an individual taking, so for example जो जॉब पे जा रहा है और जो डेली डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं डेली वेज रेगुलर्स वैसा कुछ उन्होंने तो अलग चीज हो सकता है. और ये हुआ है और बताया ये जा रहा है कि सितंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ उसमें जो डाउटफुल लोन्स हैं उसका परसेंटेज 11.6% चला गया विच इज 18 मंथ हाई मैं आपको बताता हूँ क्या है जैसे मैं आपको बताइए जो इंस्टीट्यूशन होते हैं अलग अलग बैंक हो गए एनबीएफसी हो गए वो लोन देते हैं ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो उन्होंने 100 रुपए लोन दिया तो क्या पूरा का पूरा 100 रुपए उनके पास आता है जरूरी नहीं है हो सकता है कि इसमें एक दो ऐसे वैसे होंगे जिन्होंने DXC loan of there is a rise in home and auto loans. Drive okay. Loan landscape. Loan from 22 to 25, consumer loan increase 34, gold loan up is to 62 to 79, personal loan is also increasing ना यही ये सबसे टफ पार्ट है सो एज इंडिया वी आर ग्रोइंग राइट एवरीबडी इज अर्निंग गुड मनी सो अपना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते जा रहा है अभी प्रॉब्लम विद डिस्पोजेबल इनकम ना अभी जो 100 रुपये खर्चा कर पा रहा था अभी नाउ ही इज पेइंग 200 तो उसको बिकॉज ऑफ दिस फैंसी फैंसी ऑफर्स इफ आई गो टू अमेजोन चीज़ दिखाता ना तुम लोग को चूतियागिरी दिखाता हूँ चूतियागिरी iPhone just type iPhone is it like multiple offers 45,000 65,000 में और like if you click on that and you will get no cost EMI see no cost EMI no cost EMI no cost EMI अभी प्रॉब्लम है नाउ दैट गाय हैड मनी टू बाय क्या बोलते हैं ना 40,000 का फ़ोन और लाइक 70,000 का फ़ोन मैं घी से लेगा अगर मेरे पास पैसा है तो उससे अच्छा तो मैं ऐसा कुछ बड़ा ही ले लूँ प्रो मैक्स थ्रू लोन and it's so easy and that's how consumerism works and consumerism is connected to capitalism तो ज़्यादा खर्चा करोगे तो ऐसा नहीं है कि लाइक whoever wants to buy like nobody gives a fuck तुम लोग का पैसा पैसा और जलाने जलाओ गाड़ मराओ उधर कुछ भी करो मेरे को क्या बट
The problem is when you're buying something, if you don't have money to maintain that shit, you're going to lose it as soon as possible. तो वो भी एक ध्यान में रखो कि जस्ट खरीद लिया और बकचोदी कर रहे हैं, फिर लोन नहीं जाएगा। आई सीन मेनी पीपल जब नया-नया वो लॉन्च होता है ना, देयर इज़ अ आई गेस आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव आईफोन, बट आईफोन में एक चीज़ आता है, इट्स कॉल्ड आईफोन replace or something. You can like you can give your express replacement, something like that. So you give your not sure about that product, but you can replace your old iPhone and take a new iPhone. तो सिर्फ जब भी कोई ऐसा आता है ना, ये क्या ओपन हुआ, अ, क्या बोलते हैं उसको, नया आईफोन आता है तो ओल्ड आईफोन दिया जाता है, नया आईफोन ले लेते हैं। अभी जैसे अभी 16 आया था, 16 आई गेस इस पे है क्या, आई एम नॉट श्योर, फॉर सेल, या इट्स फॉर सेल, आईफोन 16 128 जीबी। एंड इफ यू चेक, देखो ना, ये यही तो सीन है। अभी 77,000 का फ़ोन है, बट लाइक मोस्ट ऑफ पीपल विल से 3,000, इवन यू हैव टू पे फॉर 24 मंथ्स एंड सी ऑल ईएमआई प्लान्स। सो इसको अगर अपन देखेंगे तो टोटल कॉस्ट 70 का कितना हुआ, 91। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नो कॉस्ट ईएमआई भाई। ये नो कॉस्ट ईएमआई ना, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्लान, 77,900, प्रोसेसिंग फी 199। मुझे ना थोड़ा-सा फेक लगता है ये नो कॉस्ट ईएमआई। इट्स अ बिग लाई। अच्छा, एचडीएफसी बैंक में है ही नहीं। ये नो कॉस्ट ईएमआई किस-किस में है? ऐसी अमेज़न पे नो कॉस्ट ईएमआई, आईसीआईसीआई पे अभी 6 मंथ्स के लिए। चलो 6 मंथ्स के लिए ठीक है। बट देयर आर मेनी पीपल हू टेक फॉर लाइक 24 मंथ्स वैसा वाला है। दे गिवन अ, ये पढ़ते ही नहीं कोई, लाइक 3800 में मोबाइल हो जाएगा। अरे भैंसो, 24 महीने के लिए भरना पड़ेगा, 2 साल हो गया और 2 साल में उतना भरता तो मतलब भारी हो जाता फिर। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सही है, अच्छा है मोबाइल, लेना है लो, जलाओ पैसे अपने। हाँ, डिकॉल्ट कर दिया होगा। पता है उनको 95 रुपये वापस आए और 5 रुपए डिकॉल्ट। तो यहाँ पे क्या है, उनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डाला जाता है जो डिफ़ॉल्ट होता है। आपने यहाँ पर एनपीए के बारे में सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर इसको बैड लोन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसमें डेफिनिशन है। तो अगर बैंक को 90 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल नहीं आया, तो उस लोन को यहाँ पर बैड लोन माना जाता है, एनपीए माना जाता है। राइट? जैसे कि मान लो अगर एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए किसी को लोन दिया था और 90 दिन तक उस व्यक्ति ने ना तो कोई इंटरेस्ट दिया है, ना तो प्रिंसिपल अमाउंट हुए। तो यहाँ पर उसको एनपीए में डिक्लेयर करना है। अब मान लीजिए वो 12 महीने तक एनपीए बना रहा, मतलब 90 दिन के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा और 12 महीने तक यहाँ पर वो एनपीए बना रहा, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। फिर मान लीजिए अगर वो 12 महीने के बाद भी पैसा नहीं आया बैंक पर, तब उसको डाउटफुल एसेट है। क्योंकि ये मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब पता नहीं वो पैसा वापस लौटाएँगे कि नहीं। और जब बैंक ये मानता है एसेट अभी कैसे बनेगा, अभी आप बोलेंगे एसेट कैसे है, तो लायबिलिटी होगा बैंक के लिए, नहीं। व्हेनेवर बैंक गिव्स लोन, तो इट्स एन एसेट ना, वो मुझे लोन दिया, मैं उनको क्या देगा, कर्जा देगा, इंटरेस्ट देगा, तो उनके लिए मैं तो इससे कैश का हूँ ना। और अगर मैं लोन लेके चुतिया सा भाग गया, व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन लाइक इन अ नेक्स्ट टाइम, जो इफ यू गाइस नो दैट 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो लेमन ब्रदर वाला था, लेमन ब्रदर वाले में वही तो सीन हुआ था। दे वर गिविंग इंसेन अमाउंट ऑफ लोन्स टू ईच एंड एवरीवन। बोले थे रूम खरीदो विदाउट एंड चेकिंग देयर सिबिल स्कोर, और उस बेसिस पे दे वर सेलिंग बॉन्ड्स। डेट बॉन्ड्स सेल कर रहे थे, ट्रिपल ए रेटेड, ट्रिपल बी रेटेड, ए प्लस रेटेड। उसके बाद पीपल स्टार्टेड डिफॉल्टिंग, बॉन्ड्स भी गिर गए, लोन भी नहीं भरे और रूम के रेट कम हो गए। एंड एनपीए इतना बढ़ गया, ये जो एनपीए इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी लोन जो है किसी को भी बैंक दे, आप किसी को भी दो, इट्स रिस्की, नो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर आपने लोन दिया, सामने वाले ने भरा तो इट्स ग्रेट, इफ नॉट देन इट्स फक्ड। इसका वो पता है, लोन रिकवरी एजेंट आते हैं फिर घर पे बेंचो बार-बार बंद करके। चीज़ है। है कि जो पैसा उन्होंने दिया था वो इतनी कीमत अब वापस नहीं आएगा, तो उस केस में उसको लॉस एसेट मान लिया जाएगा। एसबीआई ने 1 लाख रुपए दिया, अब वो वैसे ही दे ही नहीं रहा है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है मिलना, ठीक है? तो उसको लॉस एसेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो मैं आपको बता रहा था ना, जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो डाउटफुल एसेट है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ डाउटफुल है। तो डाउटफुल जो लोन्स हैं वो 11.6% चला गया, जस्ट इमेजिन। मतलब इन्होंने ₹100 को दिया था, उसमें से 11.6 रुपए वो डाउटफुल लोन्स की तरफ चला, व्हिच इज़ अगेन वेरी, वेरी हाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बैड एसेट्स है, मतलब जो एनपीए है, वो भी लगभग 1.4% बढ़ा है पिछले 3 महीने में, मतलब सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा। वो तो यहाँ 0.4%। हाँ, यूजुअली कितना रहता है? Situation have no 2.8%. SBI Levins cross NPA of banks hit 20-year low for 2. Credit growth improves psyche.
ही इज टॉकिंग अबाउट माइक्रो फाइनेंस। तो यह था जो मैं आपको बोल रहा था कि माइक्रो फाइनेंस लोन का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए आप घर ले रहे हो, आप 50 लाख रुपए के लिए लोन ले, तो वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर नहीं आए। माइक्रो फाइनेंस लोन वो कहते हैं जब यहाँ पर कोलैटरल फ्री क्रेडिट दिया जाता है बाई बैंक और ये जो क्या बोलते हैं उनको, बाय नाउ पे लेटर वाला चुतिया, छोटी-छोटी लोन्स। एनबीएफसी टू लो इनकम हाउसहोल्ड, मतलब ऐसे घरों को लोन दिया जाता है वो इनकी सालाना इनकम लेस देन 3 लाख है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कोलैटरल फ्री क्रेडिट मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि तो बहुत एसेट होगा तभी यार। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए से कम उसकी इनकम है ना, क्योंकि एसेट के बाद उसको लोन दे दिया जा रहा है, मान लो 32,000 रुपए दे दिया गया और सब पे ये था, है। तो इस तरह की जो लोन दिया रहा है और वो भी पैसा बैंक रिकवर नहीं कर रहा है। राइट? और ज़्यादातर बेनिफिशियरी अगर आप देखोगे ना, तो इसमें महिलाएँ का ज़्यादा असूल देखते तो बताया ये क्या है कि यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे ये जो छोटे-छोटे लोन देते हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा लोन दे जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे बैंकों का नाम आता है, आईडीएफसी, कॉर्प, बंधन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड, भारतीय, इन लोगों का बहता हुआ बस नहीं आता बस। खैर यहाँ बस बंधन हुँ, हुँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड, भारतीय। सो ये इन लोग का बहता हुआ बस नहीं आता। खैर यहाँ पर आरबीआई ने पहले ही वार्न इनफैक्ट आरबीआई क्या गवर्नमेंट ने ये कई बार तो देखी आप कंसर्न रेज़ कर रही थी पिछले कुछ महीने से कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बाय द वे। यहाँ पर इसमें स्ट्रेस दिख सकता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, इंडसइंड बैंक का यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया ना, जो कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। आप समझिए इनका जितना भी प्रॉफ़िट हुआ था, अक्टूबर का लास्ट वीक में जो अर्निंग इन्होंने डिक्लेयर की, उसमें जो प्रॉफ़िट डिक्लेयर इन्होंने किया है, उसमें से लगभग 20% प्रॉफ़िट ऐसे ही खत्म हो गया बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम, समझिए आप। और इनफैक्ट मैं आपको कुछ चार्ट में दिखाता हूँ कि अलग-अलग बैंकों की क्या स्थिति है। जैसे कि कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं, तो वो जो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, इसमें आप देख सकते हो इनका जो एनपीए है वो 12.1% चला गया है, ठीक है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह अलग-अलग हैं, तो इनका तो सबसे हाईएस्ट है, इट्स 15.3%। ये एनपीए की मैं बात कर रहा हूँ। आपको तो एनबीएफसी एंड द टोटल इंडस्ट्री सबका ज़्यादा ही है रे, कोट अनकोट। द द प्रॉब्लम विद लोन ना, अगर लोन अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, देयर इज़ अ कैश फ्लो इन द इकोनॉमी, व्हिच इज़ गुड थिंग, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज़ अगर वो रिकवर नहीं हो पा रहा है उतना, तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। होते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, एनबीएफसी जिसको कहा जाता है, जैसे बजाज होती बजाज फाइनेंस आपने सुना होगा, राइट? तो ये 13.4% है। फिर इसके अलावा कुछ एनबीएफसी ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में ही डील करती हैं, तो उनका बैड लोन्स लगभग 8.5% है। और बाकी भी कई सारे नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनका तो बैड लोन मतलब आसमान छू गया है, 37.4%, जस्ट इमेजिन। एंड चोद सही है। मतलब कहने का मतलब ये था मेरा कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काफ़ी स्ट्रेस झेल रहा है। हाँ, जो बड़े-बड़े लोन्स होते हैं आपने देखा फ्रॉम दिस नो, आई विल टेल यू हू इज़ बेनिफिटिंग। ऑल द कंज्यूमर, हम क्या जो बोलते हैं ना, ऑल द कंज्यूमर कंपनीज़ who make, it can be, take an example, it can be अपना iPhone or the gadgets or the food business, those are enjoying. But the problem is we have three kinds of a customer: who takes loan and who have money to pay. Second is who takes loan who don't have money to pay. Third is who takes loan, who wants to pay the loan, but because of some circumstances you have to take more. It can be anything, it can be medical emergency, it can be education emergency, it can be anything. वो सारी चीज़ें, and there are multiple sublets in it. होगा, उसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं आई है। यहाँ पर बड़े लोन्स जो होम लोन, कार लोन जो बड़े-बड़े बिज़नेसेस को दिए जाते हैं, इनका एनपीए घटते-घटते 2.8% पर रहते हैं। इसी पहले काफ़ी ज़्यादा था, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था अगर आपको याद है। रघुराम राजन जी के समय से अगर आप देखोगे, तो बार-बार ये कहा जाता था कि भारत में जो बैड लोन की संख्या, एनपीए की संख्या है वो डबल डिजिट में चली गई है। वो अब कम होकर 2.8% हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो स्मॉल लोन्स हैं, उसमें ये प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इतनी ही गलती कर जो बॉटम ऑफ पिरामिड जो होता है One month starting salary. ये छोटे-छोटे लोन्स ले रहे हैं, वो पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि उनका एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं हो रहा हो, पैसे की इनकम नहीं हो रही हो, रूरल एरिया जो वही तो मैं चीज़ बोल रहा था। में काफ़ी डिस्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि इस तरह की ज़्यादातर लोन रूरल एरिया से काफ़ी लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसलिए बताता हूँ, एक रूरल का बात नहीं है ब्रो, अर्बन एरियाज़ में भी उतने ही लिए जा रहे हैं जितने रूरल एरियाज़ में लिए जा रहे हैं। द थिंग इज़ जैसे कंटेंट भी डिसेंट्रलाइज़ हो गए, एवरीवन हैव अ मोबाइल इन देयर हैंड,
तो सबके पास अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई है। अर्लियर फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू बाय आईफोन और समबडी वांट्स टू बाय अ स्मार्टफोन in village, they have to come to their like nearest town or nearest city. Now they can easily order sitting from their home from Amazon or like Flipkart or whichever website they use. So easy हो गया है for ordering. It's like one click away. Like whatever mobile or whatever thing you want to book, it's like one. Or there are mainly car companies, I guess Mercedes and BMW you can book from. You have to book online, then you have to take the delivery. तो इतना easy हो गया है चीजें। तो घूम आया था यहाँ पर मैं क्या मैंने लोन लेना तो उससे ही चाहिए। And the fucked up part is not taking home loan like the good. I'm talking about like I consider home loan as a good loan. Okay, if you have money. Talking about like taking a good loans like home loan or like different multiple like loans are there. But the things like buying a iPhone or like the specifically consumer loans are easy to get as compared to home loan. The process is easy. That's pretty fucked up. I personally think like make home loan process easy and consumer loan process make it hard. Like it's like so fucked up. In a it's like a both are loans, but passing that loan, I get it because like home loan itself is a very big amount, like 1 CR or like whoever buys a loan, whoever buys a home, it will be the range of a lakhs 50 to 1 CR, 2 CR or more than that. Consumer loan is like cheap, but it's a loan, right? You should we as a banking system we have to look in that terms ki, to make the loan is itself process should be smoother. वैसा बट आई डोंट नो लाइक देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड इन इट। सेल्स सेक्टर क्या है? 2022 में आरबीआई ने क्या किया था, इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। मतलब ये कहा पहले क्या होता था कि बहुत कंट्रोल होता था आरबीआई का, कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस जो लोन दिया जाता है, समझ के देना दिया हो। बहुत ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते, इम्प्रेस भी आप ज़्यादा भी। ये ना बोलने के लिए बराबर है बट एवरी कंपनी वांट्स टू मेक प्रॉफिट एंड हाउ दे मेक प्रॉफिट व्हेन दे शो दे गिवन दिस मच अमाउंट ऑफ अ लोन to these many peoples. Are those people going to pay? We don't know. Are those people going to default? We don't know. It's just a predictability. तो भी समझो। बात आप बड़ी बैंकों को किसी को में ये भी है, डीरेगुलेशन करने का देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो बैंक हैं, देसी हैं, ये जो छोटे-छोटे लोन देना जब इन्होंने स्टार्ट किया ना, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगना चार्ज कर दिया। कुछ-कुछ तो 20%, 25-25% तक इन्होंने है these are personal loans. They charge personal से ये क्रेडिट कार्ड तो उससे ही महंगा हाईएस्ट पर्सनल लोन रिक्वेस्ट। देखो कितना है देखो बेकार एकदम बेकार। स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आपको पता ही है, यहाँ पर कोई अमीर व्यक्ति अगर जाता है बैंक से बात लोन लेने तो उसको कम इंटरेस्ट स्टार्ट किया जाता है और कोई गरीब व्यक्ति जाएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो ये बैंक से ये रहता है कि हम आपके ज़्यादा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने लगाना स्टार्ट किया इंटरेस्ट पे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड देखने को मिला और बाद में जाकर आरबीआई यहाँ पर डर आरबीआई ने इस चीज़ को रोका। अभी रिसेंटली आरबीआई ने इस चीज़ को रोका है और कहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट क्या किया अगर आगे बढ़ा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अब देखो मैं कहीं न कहीं आरबीआई की भी गलती मानता हूँ, क्योंकि आरबीआई पहले तो अलाउ कर देती है। उसको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि वो कैसे इस चीज़ को मार्केट पर ही छोड़ देगी। और इसीलिए पूरा See, the thing is not, and see, RBI is very simple. RBI itself is a bank. That bank is giving loan to the bank. If they're getting profit, for example, RBI 6% पे बैंक को दे रहा है, bank is lending somebody to 10%, and if they're making profit, RBI wants profit. Bank itself is it's a what you call bank itself is a product of a capitalism, right? They believe in profits and losses. तो वो भी एक रिस्क ले रहा है। अभी वो उनको लगा कि देख वो लोग what we call it calculated risk. We do a calculated risk. They give a loan to banks. Bank give a loan to multiple people without even credibility. And earlier they made money. Once they started defaulting, this impacted the bank because banks are impacted. RBI also impacted. Now RBI is saying no, we have to make sure कि ये सब लोन लाओ। तो सिंपल हिसाब है रे कि अगर प्रॉफिट बन रहा है तो सब बोलेंगे हाँ, नहीं बन रहा है तो बोलेंगे कि नहीं, नोबडी इज हियर टू गिव फ्रीबीज, राइट? ये फ्रीबीज जो है इट्स क्रिएटेड बाय पॉलिटिशियंस और ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है नहीं। एक एन एग्जांपल ऑफ अभी इन महाराष्ट्र वी हैव द थिंग गोइंग ऑन कॉल्ड लाड़की बहन योजना। इट्स लाइक अ फ्रीबीज दे आर जस्ट गिविंग टू द पीपल। मतलब ये क्या बोल सकते हैं मानो मैं अर्लियर पॉलिटिशियन यूज्ड टू गिव मनी टू द नॉर्मल सिटीजन्स कि हम लोग को वोट दे देना। अभी दे फाइंड अ लीगल वे टू के देम। बट द प्रॉब्लम विद freebies ना they can't sustain. जैसे फॉर एग्जांपल I was doing a research actually. I will tell you. For लाड़की बहन योजना ना बजट इज 46,000 समथिंग। चेक करते ना।
What's the budget? What's the yearly budget? It's like somewhere around 46,000 or something like that. See, now, these many women are going to get 2.5 lakh per year. No, sorry. They get 1,500 rupees. अरे यार ये मराठी में क्यों आ रहा है? बजट फॉर लड़की बहन total budget. 46,000. See, 46,000 crore rupees. Let's see the total budget of agriculture. 132. ठीक है, महाराष्ट्र में लिखा देखो 46,000 crore बजट है लड़की बहन योजना का, तो टू गिव फ्री बीज टू द ऑडियंस 12,000 करोड़ का तो ये एग्रीकल्चर बजट है। मतलब जो किसमें प्रॉफिट और किसमें लॉसेस है। अभी प्रॉब्लम विद अभी मुझे लोग दो आर्गुमेंट देंगे, इफ दे आर गिविंग मनी एंड इफ दे आर गिविंग क्या बोलते हैं ना फ्रीबीज, तो इससे मार्केट में मनी सर्कुलेट होगा, अच्छी बात है, इन्फ्लेशन होगा और इट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी। ओके, बट द बिगर प्रॉब्लम इज, और इमेजिन एक जो बंदा था और बंदी थी, whoever is getting money, whoever is getting paid by the government, earlier they were only spending 1,000 रुपया, now they are getting 1,000 plus 1,500 from the government, so they increase their expenses. Abhi the thing is, I'm 100% damn sure this yojana, like whatever scheme they have, they will maybe do it for 1 year, 2 year, or max 3 year or 5 year. It's not feasible. 46,000 crore per year, it's not even possible, and they are going to stop it. And the problem is, it is going to impact to the people, and it will increase more inflation. तो वो सारी चीज़ें अभी see there are multiple what we call researches going on this. I will attach if I find us, but giving freebies is not a solution. This is just a simple political tactic they are giving. Abhi now other political parties, they are promising the other thing. It's called Mahalakshmi Yojana or something like that. Promises given by Maharashtra government for freebies. You to assist a tailor. Maybe they increase 3,000, पहले 1,500 था, अभी ये लोग 3,000 बोल रहे हैं। जो लगेगा ना वाट ना, एंड क्या दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव 4,000 रुपीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो किधर से किसका पैसे जा रहे हैं? दिस आर नथिंग बट टैक्स पेयर्स मनी। एज अ टैक्स पेयर आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, वी आर नॉट गोइंग टू टेक आवर पेरेंट्स एंड आवर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है? नहीं चलो मैं और ब्रेकडाउन करता हूँ। एज अ टैक्स पेयर आवर मनी गोज टू government hospital, roads, government schools, and many more things. Okay, the development of a society. As a taxpayer, we are not going to take our children and parents to the government hospital. Correct? We are going to take the best hospital as we can. Take an any bench of government hospital. bench लोगों के पास bed नहीं है. They don't have even a single what we call the equipments they want to do the procedure. ठीक है? As a children, as a parent and as your parents, we are not going to take or put your children to अपना गवर्नमेंट स्कूल। वी नो व्हाट इज द सिचुएशन फॉर अ गवर्नमेंट स्कूल। वी वर लाइक आवर गोल विल बी कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे कॉलेज में जाए, ठीक है? थर्ड, अपने रोड से अपने रोड जो टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एनी रोड इन बॉम्बे, दो फकिंग पैचेस आर देयर। किधर जा रहा है टैक्स पेयर का पैसा? दे आर स्पेंडिंग द टैक्स पेयर्स मनी इन फ्रीबीज। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है यार। We are not going to use government hospital, we are not going to use government school. रोड्स पे अपना गाड़ी अच्छे से चल नहीं सकता। Where the fuck our money is going? Now they will say, no, you are not the only one who pay taxes, there are indirect taxes as well. अरे whatever you want to do, but at least develop, no? अभी ये लोग बोलेंगे कि नहीं इधर अलग जगह पे टैक्सी जा रहा है। अरे बहुत सारी चीज़ें, बट एटलीस्ट फ्रीबीज तो मत दो। यू आर जस्ट लाइक टेकिंग मनी फ्रॉम टैक्स पेयर एंड गिविंग इट टू द पीपल। Like, what the fuck is going on? Like, if you want to do tax everyone according to their standard, according to the how they earn, तो सबसे बेटर रहेगा।
चाहिए ये बड़ा सारा है। बाकी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली पिछले साल आपको याद होगा एल नीनो का साल था पूरा, जिसमें यहाँ पर फार्मर्स की इतनी इनकम नहीं हो पाई। एग्रीकल्चर ग्रोथ आप देखिए 4% से गिरकर 1.8%। इससे रबी तरफ सिचुएशन हो रहा है, ये लोग फ्री भी काट रहे हैं। पता नहीं कि लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे अपना घर चलाने के। तो इन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और उल्टा वो वापस नहीं। तो ये पूरा प्रॉब्लम हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी को देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, 4 जो एनबीएफसीज़ हैं उनके ऊपर एक तरह से रोक लगा कि आप और लोन नहीं ले सकते। जैसे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, अर्बन फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह के 4 है, नवी फाइनेंस सर्विसेज मिले। उनको बोला गया 21 अक्टूबर से कि आप गोल्ड लोन सैंक्शन नहीं करना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ये रिसेंटली जो किया गया है और क्या चल रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप वही करिए, क्या बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट विद करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया कौन यहाँ पर जो कॉइनेज है की रिस्पांसिबिलिटी रखा है? कौन उसको? अच्छा, नेक्स्ट वीडियो। पेट्रोल का प्राइस नेक्स्ट वीडियो देखो, पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे, सब कुछ बढ़ रहा है इंडिया में, बट हम लोग के रोड तो ठीक नहीं हो रहे। 102 रुपीज़ पर लीटर। और ये बोलेंगे ब्रो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, अपने को कितना अपन कैसा ये है ना, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, वी आर लाइक थर्ड जीडीपी पर, बहुत सारी चीजें है भाई, बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं बोल रहा है कि वी आर द वीकेस्ट कंट्री, वी आर द ग्रेटेस्ट कंट्री, होना चाहिए पेट्रियटिज्म, बट देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स एज अ कंट्री वी आर फेसिंग, तो वो सारी चीजें भी अपने को लानी है सामने। अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपन क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता अकेले, साथ में ही कर सकते हैं, बट द वन थिंग व्हिच आई पर्सनली बिलीव, व्होएवर पॉलिटिशियंस डू दैट, डेफिनेटली आई विल सपोर्ट हिम, टैक्स एवरीवन, और आइदर देयर शुड बी नो इनकम टैक्स। आई एक तो नो इनकम टैक्स रखो, और इफ यू आर टैक्सिंग, टैक्स एवरीवन, एवरी सिंगल एंड एवरी सिंगल, लाइक अकॉर्डिंग टू हाउ दे अर्न। आई एम नॉट सेइंग कि जो 18 लाख रुपए कमा उसको 30% टैक्स दूं, आई एम सेइंग कि जितना उसका बनता है लो, तो उससे क्या है मालूम है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर इजी होगा। अभी इसमें भी अलग सारे रिफॉर्म्स है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी इकोनॉमिक की वाइज, बट आई गेस देयर आर मल्टीपल पॉलिटिशियंस हु प्रपोज नो इनकम टैक्स, बट वो हुआ नहीं है अभी तक, तो डिबेटेबल है। चलो अपन ये देखते हैं, अभी बहुत इसकी ये है ना कि लास्ट वीडियो, उसके बाद अपन बकचोदी करेंगे, बहुत हो गया, दिमाग खराब नहीं करने का अपने को, क्या बेंचो काम करने का या पैसा कमाने का है, वी हैव टू पे टैक्सेस, वी आर मल्टीपल थिंग्स। सो मेनी पीपल ना, देयर आर मेनी people who wants very great salary, they're shifting to Dubai, they're shifting to the other country because there is no income tax, plus they are getting good what we call system, good hospitals, good schools, good roads. So for example, take consider ना, if somebody is earning like 10 lakh or 20 lakh rupees per month, like 2-3 करोड़ साल का कमा रहा है, he or she expect something good, no, like a good road, a good school or good hospital nearby. ऐसे नहीं बोल रहा, we don't have, we have good hospital, good schools, everything we nearby, but the problem is as a government, if you are paying taxes, we are not getting मतलब क्या बोलते हैं, जैसे यूएस में वो सीन है ना, they pay them like on the retirement money or something, but we are not getting anything in return. So अपना टैक्स तो इसी बट रहा है, जला रहे ये लोग ये फ्रीबीज में, कुछ तो मिले ना, तो वो सारी चीजें, ठीक है। चलो, इतने टाइम से पेट्रोल भरवा रहा हूँ कि अब यही प्राइस नॉर्मल लगने लगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हर साल पेट्रोल का प्राइस क्या रहा है। इस ग्राफ में मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया पेट्रोल प्राइस के लिए, बट महाराष्ट्र और कर्नाटका में पेट्रोल का प्राइस और महंगा था ब्रो। तो आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि पिछले 4 साल से पेट्रोल का प्राइस 95 रुपीस पर लीटर। अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक गोवा में कम है, गोवा में कितना है मालूम है, गोवा में पेट्रोल प्राइस 1-2 रुपए, 5-10 रुपए का ही डिफरेंस है अगर अपन देखेंगे तो पेट्रोल प्राइस। महाराष्ट्र में इस 103 के ऊपर ही चले, वो ज़्यादा ही है। गोवा में देखो कितना 97, अपन 98 पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो टाइम हो गया है, करो करो, महाराष्ट्र पेट्रोल प्राइस टुडे कितने, अपने इधर 103, कितने का डिफरेंस है, 5-10 रुपए का डिफरेंस है, फर्क नहीं पड़ता उससे। सो अभी बॉम्बे में कितना है महाराष्ट्र में, अभी इसको मुंबई में देखते हैं क्या, कितना है अपने इधर 103, 104। ऊपर चल रहा है। और अगर दिल्ली में 95 रुपीस पर लीटर के ऊपर चल रहा है प्राइस, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में 100 रुपये पर लीटर, तो ऊपर ही ऊपर चल रही है। अब इतने साल से जो ये पेट्रोल प्राइस ना हाई चल रहा है, इसलिए जो मैंने 102 रुपीस का लीटर पेट्रोल लगाया, वो शायद मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस इतना ज्यादा क्यूट, ऑब्वियसली मेन रीजन है टैक्सेस। बट टैक्सेस पे इस कहानी को खत्म नहीं करना चाहिए। फिर पूरी स्टोरी क्या है, उसके लिए सेम पेट्रोल प्राइस ग्राफ आप फिर से देखिए, बट इस बार इसके साथ हम क्रूड ऑयल का प्राइस भी देखेंगे। देखो, पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल धरती के नीचे से बिल्ड किया जाता है। इस क्रूड ऑयल को एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग के बाद से ही अपना पेट्रोल, डीजल और अदर कीमत के अंदर से पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कोई महंगा होगा। पर इस ग्राफ को एक बार फिर से देखिए, ये जो ऑरेंज लाइन है ये क्रूड ऑयल का प्राइस है और जो ब्लू लाइन है वो पेट्रोल का प्राइस है। 2020 में क्रूड ऑयल का प्राइस 30% से ज़्यादा गिरा था, लेकिन पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ, वो उल्टा बढ़ गया।
2023 में क्रूड ऑयल प्राइस 15% कम हुआ था। ये पेट्रोल का प्राइस फिर भी बढ़ा था। इनफैक्ट 2014 से 2018 तक बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट भाई, इम्पोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं अपन। ये अपने पास नहीं है, पेट्रोल नहीं है अपने पास, मंगा रहे हैं अपन पेट्रोल स्पेसिफिकली। वी डोंट हैव क्रूड ऑयल से आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ये अभी ये भाई ने क्या रिसर्च किया वो देखते पहला। प्राइस और आम जनता को मिलने वाला पेट्रोल का प्राइस इसमें कुछ खास रिलेशन तो था ही नहीं है। क्रूड ऑयल का प्राइस तो ओवरऑल गिर रहा है, पर पेट्रोल का प्राइस ओवरऑल बढ़ रहा है। आखिर क्यों? जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है पर उसी से बनने वाला पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। हाँ, द आंसर इज टैक्सेस। पर उससे बड़ी चीज है सरकार इस टैक्स को लगाती किस तरह से। चलिए देखते हैं आज क्रूड ऑयल का प्राइस क्या। अराउंड $77.3 पर बैरल, जो कि इंडियन करेंसी में हो गया लगभग 6,500 रुपीज पर बैरल। अब एक बैरल में 159 लीटर्स आते हैं। तो 1 लीटर ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का एक्चुअल प्राइस हुआ वो 6,500 डिवाइड बाय 159, जो कि हो गया 41 रुपीज पर लीटर। वेट क्लास से यूटिलिटी मेथड याद है ना। अब इसके बाद आती है रिफाइनिंग कॉस्ट, तो कि होती है लगभग 10 रुपीज पर लीटर। जो आपने बड़ी बड़ी कंपनी सुनी है जैसे ONGC, IOCL, BPCL, इनको ONC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बोलते हैं। यही कंपनीज क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकालती है। इनका भी देखिए अलग से खर्चा होता है, जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसका, एम्प्लॉयज करने का खर्चा, जो कि लगभग अराउंड आता है 10 रुपीज पर लीटर। अब पेट्रोल देखिए आप कहाँ से बनवाती, पेट्रोल पंप से। तभी प्रॉफिट हमें लिखना होगा। इसको बोलते हैं डीलर्स कमीशन, जो लगभग आता है अराउंड 3.5 रुपीज पर लीटर। तो अब पेट्रोल की टोटल कॉस्ट क्या हुई, वो भाई 54 रुपीज 50 पैसे पर लीटर। क्या आपको इतने में पेट्रोल मिलता है? जी नहीं। सरकार बोलती है अब हमारा टाइम आ गया, अब हमें इस पे टैक्स दो। सबसे पहले इसके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो फिक्स्ड होती है इस वक्त, और वो है अराउंड 19.9 रुपीज पर लीटर, यानी 19 रुपए 90 पैसे। ये फिक्स्ड अमाउंट, यानी ये पेट्रोल का दाम कितना भी हो, टैक्स सरकार इतना ही लेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बारी में अब आती है स्टेट टैक्स की बारी। दिल्ली की अगर मैं एग्जांपल लूं, दिल्ली में वैट लगता है 19.4%, जो हो गया 14 रुपीज 40 पैसे, जिससे टोटल पेट्रोल की कॉस्ट लगभग आ जाती है 89 रुपीज। हाउ आधा 15 मिनटं। अब यही पेट्रोल आपने बैंगलोर में दबाया होता तो वैट लगता 29.34%, यानी लगभग 22 रुपीज। तो इससे पेट्रोल की कॉस्ट है वो बैंगलोर में पड़ जाती है आपको लगभग 96 रुपीज 40 पैसे। दो चीजें आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए। पहला, अगर पेट्रोल आपको 36% का मिल रहा है तो उसका 40% तो अपने सरकार को भी। इसीलिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट आती है कि पेट्रोल पे GST लगाया जाए। यदि ये 44% टैक्स की कमाई हुई तब आपकी इफेक्टिव हो रही है 28% पर। टैक्सेस क्या है वो समझ लिया, और ये टैक्सेस कैसे पेट्रोल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अब वो सुनो, ये जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी है 19.9 रुपीज की, ये सरकार टाइम टाइम पे अब चेंज करती रहती। आज एक्साइज ड्यूटी भले ही 19 रुपीज 90 पैसा बनी तो, पर 2021 में ये 27 रुपीज 90 पैसा पर लीटर, और क्विटी में 33 रुपीज पर लीटर दिया रहा हो। इसीलिए तो मैंने ग्राफ दिखाया मोबाइल तो गेदार और पेट्रोल प्राइस तक ही। वो इसीलिए क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल प्राइस दिखता है सरकार उसके अपने टैक्सेस बढ़ा देती। अब से जितना क्या बढ़ चुकी है 100 रुपए पर लीटर देने की, तो टैक्स क्यों ही कम लगता है, राइट? ये 101 और गवर्नमेंट से क्यों करके, क्यों सरकार टैक्स पे यूज करके पेट्रोल का प्राइस कंट्रोल करती। और अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो भी जाता है, उसका बेनिफिट आम जनता तक नहीं पहुंच मिले। अब इससे कई रीजन है, आप कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, लेकिन सरकार के क्या रीजन है पूछूंगी। सरकार बोलती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी वोलेटाइल। तेरी ग्राफ तो दिख रहा है, बात तो सही। कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई या कुछ भी, ऑयल के प्राइसेस कितने भी ऊपर जा सकते हैं। इस सरकार का कहना है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ हम ज्यादा टैक्स लगा रही है। आगे अगर बाद में क्रूड ऑयल का प्राइस इतना की पड़े, हमें इंडिया में पेट्रोल का प्राइस और तेजी से ना बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल 2022 में क्रूड ऑयल का प्राइस $71 पर बैरल से डॉलर्स पर बैरल हो गया। इसे देखते हुए गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए, जिसकी वजह से पेट्रोल प्राइस स्टेबल रहा। एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पर। अगर पेट्रोल या डीजल का प्राइस महंगा होता है तो आपकी ग्रोसरीज, रोजमर्रा के मल्टीपल थिंग्स बराबर राइट। समझे सब कुछ ही महंगा होना नाइस शुरू हो नाइस। जाता है। जो महंगाई है वो एक आम इंसान को छूने लगती है। इसीलिए सरकार पेट्रोल के प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। अब जो एक सबसे बड़ा रीजन है जो सरकार देती है इन टैक्सेस के लिए, वो है ये सरकार के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन चुका है। इनफैक्ट जो टोटल टैक्स कलेक्टेड होता है उसमें 14.2% सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगने से टैक्स से आता है। यही रीजन है कि सरकार इस पे GST नहीं लगाना चाहती। इनफैक्ट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछोगे कि पेट्रोल सस्ता कैसे हो सकता है, तो वो बोलते हैं जब स्टेट अपना टैक्स कम करेगा तो पेट्रोल सस्ता होगा। We want the GST to include petrol and diesel, but it's up to the states. और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछो कि पेट्रोल का प्राइस कम कैसे होगा, तो वो बोलते हैं सेंटर जब टैक्स कम करेगा तब पेट्रोल प्राइस का दाम कम होगा। सेंटर और स्टेट दोनों चाहते हैं कि दूसरा पहले टैक्स कम करे। खैर करता कोई नहीं है। इसके अलावा एक रीजन और है जिसकी वजह से सरकार इतनी ज्यादा टैक्सेस लगाती है पेट्रोल पर। इंडिया को हर साल लगभग 265 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें से इंडिया के अंदर सिर्फ 32.4 मिलियन मीट्रिक टन मिलता है, और बाकी का 232 मिलियन मीट्रिक टन या फिर MMT हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बाहर से इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है US डॉलर्स, जिसकी हमारे पास कमी हमेशा रहती है और तब तक रहेगी जब तक हम इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ा ना पाए। अब इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, बट हम जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उतना ज्यादा हमें डॉलर खर्च करना पड़ता है, उतना ज्यादा जो हमारी करेंसी INR है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अब हमें सेम क्रूड ऑयल के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकार अगर टैक्स कम लगाएगी
तो लोग पेट्रोल ज्यादा यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ेगा और जिसकी वजह से जैसा मैंने बताया इंडियन रुपीस वीक होगा और पेट्रोल और महंगा पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, इसीलिए सरकार ईवी पे, हाइड्रोजन फ्यूल पे और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है। अरे ये जो चीज बोला तो बराबर है, बट वी डोंट हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवी व्हीकल्स। आई गेस government is giving tax subsidy on EV vehicle. In case there is a tax subsidy, see, it's called ATEV, but the problem is we don't have infrastructure ready for EV vehicles. There are multiple big buildings or there are multiple apartments, they have their own electric charging stations, but we don't have yet. Now once we have, it would be great, but the problem is there is one more problem with EV vehicle में use होता है batteries, and batteries have some period of a time, after 10-15 years or like after some period of a time those batteries expire. Then how we are going to dispose those batteries? EV batteries contain they should specialize separating various components. Okay, components. ये बैटरी में क्या कहते हैं, देखो एनोड कहते नहीं, अरे यार इसकी माँ की चूत केमिकल। ये बैटरी कंटेंस क्या कर रहा है, लिथियम, निकेल, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट। अभी इसको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया तो इट्स अनदर प्रॉब्लम। है। अब इस स्टेज पे आपके पेट्रोल के रेट पे क्या व्यूज है ये जरूर बताएं, लेकिन ये भी सुन लें कि और देशों का क्या हाल है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल मुंबई में खरीदोगे तो आपको लगभग 103 रुपए देने होंगे, 103 रुपीज। न्यूयॉर्क में उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 73 रुपीज देने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको 92 रुपीज पर लीटर देने होंगे। पाकिस्तान में लगभग 70 रुपीज और नेपाल में इंडिया ही पेट्रोल सप्लाई करता है और वहां पे आपको 96 रुपीज पर लीटर देने होंगे। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है जो यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर 150 से 200 रुपीज पर लीटर के बीच पेट्रोल बिकता है, क्योंकि उनकी एनर्जी मैक्सिमम रशिया से आती थी, जिसपे आज सैंक्शंस लग चुके हैं। उसकी वजह से वहां पे नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल सब महंगा हो रखा है। पेट्रोल के साथ साथ आपको पता है इंडिया में कार्स पे 50% से भी ज्यादा टैक्स है। वो जानने के लिए ये वीडियो देखें और हाई टैक्सेस को